डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है। प्लीज, आवाज आ रही है यार। सब लोग अज्यूम कर लेते हैं किसी ने जवाब दे दिया होगा। जी सर जी, काइंडली यहीं से स्टार्ट कर लें यार। क्या बना सर ये फैल्कन? फैल्कन फाइनल हुआ है कुछ? सोचा फर्दर इसे? मार्जिनल कॉस्टिंग से भी फाइनल हो गया? अभी किसी को आवाज नहीं आ रही यार। माल बोलते नहीं है। कहाँ कहाँ चेंज आएगा सर? अब ऐसा हो गया फाइनल? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी में से? किसी फिगर में कोई मसला? अगर मैं एक शॉर्ट समरी बोलूं, फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी। ओपनिंग में फिनिश गुड्स में से, क्लोजिंग फिनिश गुड्स में से फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगी। वर्क इन प्रोसेस स्टॉक्स में भी ये 400 433 निकल जाएगा। और पीरियड कॉस्ट के तौर पे बाद में प्रेजेंट होगा, लेकिन बहरहाल आपने क्योंकि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से ही निकालनी थी। आई होप कि फिर यार अगर आप नहीं बता रहे थे। ये क्वेश्चन नंबर 7 का क्या बना? तो फाइनल है सबका। ये क्वेश्चन नंबर 7 एक बीच में था। देन सर इस तरह की देखिए आपके पास है एक क्वेश्चंस के बाद, लेकिन एंड में क्वेश्चन है। ये पेज नंबर आपके पास होगा 44। ये ना क्वेश्चन कुछ जरा 2-3 सवालों को मिक्स करके मैंने बनाया। इसमें आपने करना ये बस टैक्सेस वगैरह भी फाइनल हो जाए यार। जरा एक दफा दोबारा उसकी प्रैक्टिस। एक क्रिस्टल लिमिटेड आया बीच में, क्वेश्चन नंबर 5 आया था ऊपर, कैश बजट का, जिसमें सेल्स टैक्स वगैरह की डिस्कशन आई थी। तो क्रिस्टल और बहरहाल जरा काफी जरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जरा। डबल क्राउन जो उसमें 2-3 सिनेरियोज में किया था लॉसेस के एंगल से। तो ये काइंडली 2 क्वेश्चंस ना आज ये होमवर्क दे रहा हूँ। क्रिस्टल और डबल क्राउन जो हमने पहले सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 और बीच में क्रिस्टल, आपको डबल क्राउन मिल जाएगा आपको। तो इनको दोबारा रिवाइज करने के बाद फिर इसको अपने अटेम्प्ट करना है और टैक्सेस की जरा स्टोरी फाइनल कर लेनी है। ठीक है, तो काइंडली सबसे पहले तो इसको जरा होमवर्क आज रख लें। मिल गया सबको? पेज नंबर 44 क्वेश्चन मिल गया। इस चैप्टर का पेज नंबर 44 है। मीनवाइल आज हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें इनकम स्टेटमेंट, बजट्स भी हैं सारे, मास्टर बजट भी है, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, एक कॉम्प्रिहेंसिव से जरा डिस्कशन हो जाए। तो जरा वापस आइएगा जरा बीच में क्वेश्चन नंबर 5 जहां था। ये जो क्रिस्टल वाला मैं भी बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 6 पे जो था, इसके फौरन बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 है, केटीयू लिमिटेड। तो काइंडली जरा इसकी तरफ आइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मकसद इसका ये है कि अगर हम सब कुछ बनाना पड़ जाए, मसलन जरा रिक्वायरमेंट पढ़े जरा नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 8 पे, क्या क्या बनाना है। प्रेजेंट द रॉ मटेरियल। अच्छा, कुछ चीजें और फाइनल बिल्कुल करना है। रॉ मटेरियल बजट का मतलब डेफिनेटली ये होगा कि हमने रॉ मटेरियल अकाउंट के बारे में सोचना है। ओपनिंग, परचेजेस, कंज्यूम्ड, क्लोजिंग वगैरह,
फिनिश गुड्स बजट, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड फिनिश गुड्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, सोल्ड फिनिश गुड्स, और अगर अमाउंट निकालनी हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स फॉर ईच मंथ फ्रॉम, हर महीने का 4 महीनों की वर्किंग है, मार्च अप्रैल मई जून। देन उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंगली फिर आपने सेल बजट, सेल बजट सिंपली मींस सेल यूनिट्स ढूंढने हैं और सेलिंग प्राइस पर यूनिट। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट मींस मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स, और अगर अब्जॉर्प्शन है तो प्लस फिक्स्ड ओवरहेड्स एज वेल। बजटेड क्लोजिंग डेटर्स, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, क्रेडिटर्स का कितना होगा, स्टॉक का कितना होगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ये सारे बजट्स बनाने पड़ने हैं। फिर कैश बजट फॉर ईच ऑफ द 4 मंथ्स, मार्च अप्रैल मई जून, ये तो फर्स्ट यहाँ लिखा होगा। देन फिर एक मास्टर बजट विच मींस इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है और बैलेंस शीट भी है काफी कुछ, लेकिन हम शायद एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर एग्जामिनर ये सब कुछ मांग ले तो हाउ टू थिंक अबाउट इट। आई डेटा पर The budgeted balance sheet data of KTU Limited is as follows. फर्स्ट मार्च की एक बैलेंस शीट बनी हुई है, हमारा जो पीरियड एंड हो रहे हैं अगर हम एक नजर दोबारा देखें तो 30 जून है, तो मार्च अप्रैल मई जून, इन अदर वर्ड्स ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल्स, करंट एसेट्स, रॉ मटेरियल का स्टॉक के 100 यूनिट्स पड़े हैं, फिनिश गुड्स के स्टॉक के 110 यूनिट्स पड़े हैं, डेटर्स कुछ फरवरी से रिलेटेड भी आ रहे हैं रिसीवेबल्स, और कुछ जनवरी और फरवरी से रिलेटेड रिसीवेबल्स आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट मार्च पे हम करें तो कुछ पैसे भी जनवरी के रिसीवेबल रहते हैं और कुछ पैसे फरवरी के रिसीवेबल रहते हैं, बाद में उसने टोटल डेटर्स निकाल दिए। कैश एंड बैंक का बैलेंस आ गया है, फिर कुछ करंट लायबिलिटीज लेस कर रहा है, क्रेडिटर्स रॉ मटेरियल के क्रेडिटर्स हैं 3900, फिर इक्विटी दे रहा है, तो थोड़ी सी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन उसने अपनी चॉइस से रखी हुई है, हम डेफिनेटली जिस तरीके से हमें पता है वैसे ही करेंगे। ऑर्डनरी शेयर कैपिटल है, फुली पेड है, 1 रुपए का एक शेयर है, 1 पाउंड लिखा हुआ शायद। शेयर प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बैलेंस शीट में लिखा हुआ है तो इट मींस रिटेन्ड अर्निंग्स है। ठीक है, देन वो कहता है स्टॉक्स ऑफ फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट मार्जिनल कॉस्टिंग। ये वर्ड भी जरा याद रखिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग मींस वेरिएबल कॉस्ट, और डेफिनेटली कौन सी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। इधर मार्जिनल कॉस्टिंग थोड़ी सी बहस और जरा करनी है। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या नजर आएगा, the estimates for the next 4 months are given as period for following the next page पे। मार्च अप्रैल मई को कुछ एस्टिमेट है, सोल्ड यूनिट्स दिए हुए, प्रोडक्शन यूनिट्स दिए हुए, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है, यूनिट्स का पहले डाटा है, फिर वेजेस एंड सैलरीज एट द रेट ऑफ 65 पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। आई होप कि हम कंफर्टेबल हैं इन चीजों से। कंपनी इंटेंड्स टू सेल ईच यूनिट for ₹219 selling price है, and has estimated that it will have to pay 45 per unit for the raw material. 1 unit of the raw material is needed, ये वाली लाइन अंडरलाइन करें, इंपॉर्टेंट लाइन है शायद। 1 unit of raw material is needed for each unit of finished goods। अगर हम कल फैल्कन वाली बहस ज़हन में लाएं तो 49 kgs were used to produce 1 unit in the current period and 47.5 kg से फिर 1 यूनिट बनना था इन द नेक्स्ट पीरियड। तो 1 से ज्यादा केजीज भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ शायद थोड़ा सा सिंपल है, 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल से ही फिनिश गुड्स का 1 यूनिट बनेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात।
इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं। मसलन अगर फर्ज करें 100 यूनिट्स फिनिश गुड्स के बनना है तो 100 यूनिट्स रॉ मटेरियल के चाहिए, लेकिन समटाइम्स ये डिफरेंट हो सकता है, जिसमें कल था। All sales and purchase of raw material are on credit. Debtors are allowed 2-month credit, and suppliers of raw material are paid after 1 month credit, are paid after 1 month. तो डेटर्स ऊपर लग भी रहे थे, ऊपर अगर हम बैलेंस शीट में देखें जनवरी फरवरी, बहरहाल इसमें हो कॉम्प्लेक्स है ना, आप कंसंट्रेट कीजिएगा, सारी चीजें बीच में जो पढ़ी अभी तक हमने शायद इकट्ठी आ जाएंगी। तो डेटर्स जनवरी और फरवरी का भी रिसीवेबल है, इट मींस जनवरी का रिसीवेबल शायद मार्च में मिलेगा, फरवरी का फिर अप्रैल में मिलेगा, मार्च का फिर शायद मई में, एंड सो ऑन। लेकिन क्रेडिटर्स के बारे में कह रहा है 1 महीने के क्रेडिटर 1 महीने बाद पैसे देते हैं, तो फिर ये ऑब्वियसली फरवरी से रिलेटेड पेबल्स होंगे जो मार्च में पे होंगे। सही कह रहा हूं? फरवरी वाली बात समझ आ गई? देन उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएं। वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स आर पेड इन द मंथ इन विच दे आर इंकर्ड। वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं वो उसी महीने में हैं, इसका मतलब इसका पेबल कोई नहीं है। कैश फ्रॉम लोन secured on the land and building of rupees 1,20,000 at an interest rate of 7.5% is due to be received on 1st May। ये एक इनफ्लो के तौर पर होगा कैश बजट में, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, और बैलेंस शीट अगर बनाएंगे फिर लायबिलिटी है और इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है। इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इंटरेस्ट का भी सोचेंगे, 1 मई पे लोन आ रहा है। मशीनरी कॉस्टिंग 1,12,000 will be received in May and paid for in June। यकीनन मशीनरी मई में आएगी, मशीनरी डेबिट और पेबल क्रेडिट होगी, पेड इन जून है, कैश बजट में इसकी पेमेंट जून में रिकॉर्ड होगी। द लोन इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स। पेमेंट तो सितंबर ऑनवर्ड्स है, लेकिन शायद 2 महीनों का इंटरेस्ट हमारे पीरियड में अक्रू होना चाहिए। मई और जून का, मई को में लोन आ रहा है, पेमेंट ऑफ लोन इंटरेस्ट अगर सितंबर से है भी तो अक्रूवल बेसिस पे इनकम स्टेटमेंट बननी चाहिए। ऑफ कोर्स कैश बजट में कुछ नहीं आना चाहिए, पेमेंट अगर नहीं है हमारे पीरियड में जून तक। देन इंटरिम डिविडेंड टू 31st मार्च विल बी पेड इन जून। डिविडेंड भी आ गया, इंटरिम डिविडेंड अगर है पेड जून में है, 31 मार्च का है, रिटेन्ड अर्निंग से लेस करेंगे और जून के महीने में इसकी पेमेंट भी रिकॉर्ड करेंगे हमारे पीरियड में। शायद पेमेंट भी आ जाएगी जून में। फिर डेप्रिसिएशन दी हुई है फॉर द 4 months इंक्लूडिंग ऑन द न्यू मशीनरी, मतलब नई मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी उसने बता दी, मतलब डेट्स नहीं बता रहा, फिगर्स बता रहा। तो कुछ फिगर्स डेफिनेटली कैलकुलेट तो शायद नहीं करनी पड़ेगी। फिर फाइनली वंस अगेन एक फाइफो की स्टोरी है। स्टॉक ओपनिंग अगर है, रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग है, फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग है, फाइफो आ गया है जी। वर्किंग शुरू करें। जी माय डियर, वर्किंग स्टार्ट कीजिएगा। जी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले वो कहता है रॉ मटेरियल बजट बनाएं। रॉ मटेरियल बजट बनाते हुए कैंडिडेट आप साथ साथ लिखते भी जाइएगा। सिर्फ अगर रॉ मटेरियल बजट मांग रहा है, अगर आगे कंप्लीट पढ़े तो आप अपनी कैंडी बुक से देखिएगा। इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स
पहले यूनिट्स में कह रहा है फॉर ईच ऑफ द मंथ, तो यूनिट्स का रॉ मटेरियल एक बजट बनाना है। अब इसको बनाते हुए आपके जहन में रॉ मटेरियल का लेजर होना चाहिए, और उसी लेजर को तरतीब से लिखने का नाम रॉ मटेरियल बजट है। मतलब ओपनिंग कितना बजटेड है, परचेजेस कितनी एक्सपेक्टेड हैं, कंजम्पशन कितनी एक्सपेक्टेड है, और क्लोजिंग कितना एक्सपेक्टेड है। डाटा जरा काइंडली ढूंढना पड़ना आपको, लेकिन ये लेजर जहन में रख के बनानी स्टेटमेंट ही है। तो स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे तो मंथ वाइज बनानी है। रेलिवेंट मंथ्स आर मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। जी सर, जरा क्वेश्चन देख लें कि क्या क्या डाटा है जिसको अब अकॉर्डिंगली फिर अरेंज करना ना। मसलन लेजर को अब अरेंजमेंट करना है कि क्या अवेलेबल है, क्या क्या और क्या क्या निकल सकता है। तो अगर हम चीजें ढूंढने रॉ मटेरियल के यूनिट्स के एंगल से फिलहाल, तो काइंडली प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा, मुश्किल नहीं है लेकिन डेफिनेटली डाटा ढूंढना पड़ना। 100 ओपनिंग यूनिट्स है। ओपनिंग मैंने क्यों कहा, 1 मार्च की बैलेंस शीट है। देन उसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो परचेजेस रॉ मटेरियल के गिवन हैं। देन उसके बाद अगर ये लाइन ज़हन में रखें कि एक रॉ मटेरियल के यूनिट से एक फिनिश गुड्स का यूनिट बनना है, और इसको फिर इससे लिंक करें प्रोडक्शन से, तो शायद जितने यूनिट्स प्रोड्यूस होने हैं उतने ही रॉ मटेरियल के यूनिट्स कंज्यूम भी होने हैं। और फिर अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग अवेलेबल नहीं है, तो क्लोजिंग फिर निकल सकता है। इट मीन शायद हमें लेजर तरतीब से ही बनाना है। किस तरतीब से, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस कंजम्पशन टू गेट द क्लोजिंग। करें शुरू, तो कंफ्यूजन होगी तो साथ साथ पूछ लीजिएगा। ये व्हाट्सएप कंजम्पशन निकालनी है ना, लेकिन कंजम्पशन प्रोडक्शन भी होगी ना, प्रोडक्शन पे कंजम्पशन। फिनिश गुड्स जो बनाएंगे उस पे रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। तो अगर एक यूनिट को बनाने में एक ही यूनिट रिक्वायर्ड है तो ऑब्वियसली फिर प्रोडक्शन के यूनिट्स और कंजम्पशन के रॉ मटेरियल के यूनिट्स, मतलब एक यूनिट जब कंज्यूम होगा तो एक फिनिश गुड्स का यूनिट बन रहा है, तो इट शुड बी सेम। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल ढूंढिएगा काइंडली 100। परचेजेस का डाटा क्वेश्चन सामने रखें आप लोग। परचेजेस हैं 80, 85 और 85। अप्रैल में जून का ओपनिंग अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। क्लोजिंग ऑफ मार्च, अप्रैल, मई एंड जून कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कंज्यूम्ड जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अहमद साहब आप। कंज्यूम्ड इज 70, 75। ये सबको क्लियर हो रहा है कि प्रोडक्शन को कंज्यूम्ड क्यों ले रहा हूं, किस सेंटेंस की वजह से। रॉ मटेरियल लगेगा, कंज्यूम होगा, फिनिश गुड्स बनेंगी। क्लोजिंग निकालें। हंड्रेड प्लस 80 माइनस 70, 110। 110 फिर प्लीज पहले ओपनिंग बनेगा। इज इट अंडरस्टूड कि क्लोजिंग ऑफ अ मंथ of a period becomes opening the next period if we are talking about balance sheet items। देखते रहे काइंडली वर्किंग मैं लिख रहा हूं, जरा मेरा आंसर्स मैच कर रहे हैं। थोड़ा जरा काइंडली स्पीड अप होना है, कोशिश करें जरा आज ये बात अगर शुरू हुई है तो आज ही खत्म हो जाए।
G, my dear, finished goods budget in terms of units once again. फिनिश गुड्स का लेजर जहन में रहना चाहिए। चार मेन चीजें जरूर बोलें, वाइंड अप करें अब ये बहसें। ओपनिंग, अगर यूनिट्स के एंगल से कहूंगा तो प्रोडक्शन, सोल्ड एंड क्लोजिंग, और अगर अमाउंट्स के एंगल से रॉ फिनिश गुड्स का लेजर बोलूं तो प्लीज कल की है जरूर बोलें अपने जहन में, ओपनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग फिनिश गुड्स। और डेफिनेटली इफ वी वांट टू अरेंज तो हम अरेंजमेंट अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। लाइक कॉस्ट ऑफ सेल मिसिंग है तो ओपनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग टू गेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेकिन यूनिट्स के एंगल से अभी। तो व्हाट आर ओपनिंग फिनिश गुड्स ढूंढे अब ये बैलेंस शीट में, ओपनिंग डेटा सारा आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में मिलेगा, ढूंढते जाएं। व्हाट आर ओपनिंग फिनिश गुड्स 110, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स 70, 75, 90, 90, लेकिन प्रोडक्शन फिर अब ऐड हो जाएगी जी। आगे क्या होना चाहिए बताएं, बोले बोले कोई एक दो वर्ड बोले, आगे क्या ढूंढूं? सेल कितनी ढूंढे, सेल का भी डाटा यूनिट्स का दिया हुआ। हाउ मेनी यूनिट्स सोल्ड? 80, 84, 96, 94, 80, 84, 96, 94 काइंडली ढूंढ लीजिएगा। क्लोजिंग फिनिश गुड्स फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स आर 100, 100, 91, 91 से 85, 85, 81। ओके सर, चलते जा रही बात, मैच कर लें यार। अगर आप काइंडली फिगर्स चाहे बेटा ना बताएं, वो मतलब आपके लिए डेफिनेटली टाइप करना मुश्किल है, तो एटलीस्ट में सब मैच करके रिस्पॉन्ड करते रहें। चलते रहो आगे सर। रिक्वायरमेंट ए अगर आप देखें तो शायद कंप्लीट है। बी सेल बजट, सेल बजट बेटा सिंपली मींस यूनिट सोल्ड लेंगे आप और सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूनिट सोल्ड ऑलरेडी अवेलेबल है 80, 84, थोड़ा सा प्रेजेंट कर लें 96, 94, और एक यूनिट की तरह सेल प्राइस ढूंढिएगा, सेल प्राइस पर यूनिट ढूंढे, कहीं अवेलेबल है, एक नजर पड़ी थी कहीं 219, कहीं ढूंढे जरा डाटा में नीचे है, मिल गया 219। तो यूनिट सोल्ड को सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। फिलहाल लुक्स इजी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इसने हो जाना अचानक कॉम्प्लेक्स। तो सेल्स की अमाउंट निकालना,
जी सर 80 इंटू 219 17520 18396 21024 20586। देन एक छोटा सा काम इसलिए करना है, जरा इनकम स्टेटमेंट बनानी हमने। वो फिर क्वार्टरली नहीं हमने सॉरी मंथली नहीं बनानी, 4 महीनों की इकट्ठी बनानी है। तो जरा टोटल्स करने जो इनकम स्टेटमेंट में फिर जरा इजीली यूज हो जाएंगे फिगर्स। तो इसका जरा सम ऑफ सेल्स करना। डबल 7526। अगर आपके फिगर्स में से मैच है तो कोई मसला नहीं, आप चाहे ना भी बताएं मुझे फिगर्स, लेकिन एटलीस्ट अगर इशू है तो फिर पूछ लीजिएगा। देन सर आई पहला चैलेंज इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। इसके बाद हमसे रिक्वायर्ड है कि हम प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाएं। प्रोडक्शन कॉस्ट मींस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मींस मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। लेकिन क्या कहीं मेंशन है कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करें? फुल एक एफर्ट रिक्वायर्ड आपसे, मंथ वाइज रिक्वायर्ड है ये सब कुछ फिलहाल। मंथ वाइज वर्किंग करते रहे। इसको जरा काइंडली अगर 1 मिनट आप सुन लें, थोड़ा सा शायद आपको ऐसा समझना पड़ना, मार्च अप्रैल मई जून। सबसे पहले बेटा आ गया इसमें रॉ मटेरियल। अब प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। रॉ मटेरियल कॉस्ट का मतलब यहाँ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर कैलकुलेट करना है, इकट्ठे सारे प्लीज, तो आगे पीछे तो नहीं। स्टार्ट लो सर। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बजट देखें अगर आप यूनिट्स के एंगल से, ये रॉ मटेरियल बजट सॉरी, तो ये यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं। हमें सिंपली क्या चाहिए, हमें शायद रेट चाहिए, लेकिन फाइफो जहन में लाएं, फाइफो लगाना है। सबसे पहले ओपनिंग यूनिट्स कंज्यूम हुए होंगे, लेकिन लग रहा है कि मार्च में ओपनिंग ही पूरे नहीं यूज हुए। 110 में जो मार्च के एंड में बचे हुए हैं, 30 ओपनिंग वाले भी होंगे और 80 परचेजेस वाले सारे एज इट इज होंगे। कंसंट्रेशन का काम है, गौर से फिगर्स देखें। प्रॉब्लम क्या है, ओपनिंग यूनिट्स बैलेंस शीट में ढूंढें। ओपनिंग यूनिट्स के सामने उनकी अमाउंट ढूंढें, पर यूनिट निकालें। 4320 डिवाइड बाय 100, 43.2। नहीं एक मिनट निशान, बस थोड़ी सी चीज मैं समझा दूं। असल में बेटा इस महीने में 45 रेट हो गया, विल हैव टू पे। तो पहले रेट डिफरेंट था और बजट में रेट अब 45 है। मतलब लगता है पिछला जो रॉ मटेरियल था ओपनिंग, वो 43.2 पे खरीदा जा रहा था और ऑनवर्ड जो है वो 45 पे खरीदा जा रहा है। बट डज इट मीन्स, इट मीन्स के ये जो 70 है
ये क्योंकि ओपनिंग में से यूज हुआ होगा, तो देयरफॉर ओपनिंग वाला रेट लगेगा। फिर ये जो 75 है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें 30 ओपनिंग वाले होंगे और बाकी क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाले 80 में से होंगे। मेरी मेरी ख्वाहिश है वर्किंग आप ही कीजिएगा, थोड़ा सा सुन के फाइनल कर लें। ये 70 तो सारा ओपनिंग वाला, ये जो कंज्यूम हुआ होगा 75, इस ओपनिंग में से भी जो 10 बचे होंगे, असल में इस 110 का फिर ब्रेकअप कर लेता हूं। इस 110 में से 100, ये जो 30 है ये उस 100 में से, और बाकी 80 एज इट इज मार्च की परचेज में से। जो करंट ईयर में परचेज है वो 45 पे है और पुराना 30 पे, पुराना सॉरी 43.2 पे। तो मीन्स टू से, बट आई एम ट्राइंग टू से कि एक वर्किंग जरा कम से कम ये लिख जरूर लीजिएगा, 4320 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 70 कंज्यूम। अप्रैल में कैसे, 4320 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 30, लेकिन देन फिर प्लस 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 क्वांटिटी बताएं जरा। बिलाल ना करना यार, अब ये ज्यादती है नहीं, 100 में से बड़ा 70 लेस हो गया तो 30 आ गया। सर जी ना करें यार, थोड़ी सी गेम जरा मुश्किल होती है, साथ ही फारग हो जाते हैं सारे। सर जी 100 ओपनिंग थे, 70 कंज्यूम हुए, तो 30 स्टॉक में बच गए मिस्टर बिलाल। इस 110 में 30 ओपनिंग में से बचे, और ये 80 के 80 एज इट इज स्टॉक में पड़े होंगे मार्च के एंड पे। 110 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल का ब्रेकअप बता रहा हूं। देन अगला महीने चल, ओके बिलाल, मैं ओके बिलाल, 30 समझ आ गया। देन बेटा ये 75 जो कंज्यूम हो रहा है, इसमें 30 पहले ओपनिंग वाले और 75 टोटल हैं, तो 45 80 में से। लेकिन शायद एक गुड न्यूज ये है कि अप्रैल के बाद इशू रिजॉल्व हो गया है, क्योंकि ओपनिंग 100 खत्म हो गया है। फिर चाहे पिछले महीने की परचेज से बचा हो या अप्रैल की परचेज से बचा हो, वो शायद 45 ही रेट है परचेजेस का इस पीरियड में। तो शायद मई से ऑनवर्ड्स फिर इशू नहीं है। समझ आ रही बात? समझ आ रही है बात? आवाज तो आ रही है ना, प्रॉपर आवाज आ रही? तो चलें वर्किंग वाइंड अप करें, करें करें फिर वर्किंग वाइंड अप करें। फोर्टी फाइव यूनिट्स और अब रेट भी 45 ही हो जाएगा। और यहां सिंपली कंजम्पशन कितनी है, 90 into 45 and once again 90 into 45। फिगर्स आ जाएंगी सर, जज़ाकल्लाह। 100 into 70 3025 3024 4320 divided by 100 into 30 plus 45 into 45 3321 I think। Finally 4040 4050 and 4050। बहरहाल अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो पूछना। बिलाल साहब किधर गायब हो गए हैं? जी माय डियर, आगे डाटा ढूंढें और प्रोडक्शन कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग ज़हन में रखें। बताएं आगे क्या चाहिए, ढूंढें।
आगे हमें चाहिए डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स, शायद कंबाइन गिवन है। अच्छा, इसका ना एक रेट भी दिया हुआ है। अगर फर्स्ट करें फिगर्स ना हो, और रेट हो, तो आप बताएंगे सर, सोच के यार फाइनल करें अभी बातें, क्या आप बता सकते हैं ये रेट फिर किससे मल्टीप्लाई होता? प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई होता और साहब एक्सचेंज रेट कहां से बढ़ा आगे से? साहब अप्रैल की अमाउंट में क्या हुआ सर? मसलन क्या है, मैं ये रहा हूं कि 70 अगर यूनिट्स बने, प्रोडक्शन पे ये वेरिएबल कॉस्ट होगी ना यार, ये वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन की बेस पे होगी। तो 70 इंटू 65, 75 इंटू 65 एंड 90 इंटू 65। ऑफ कोर्स अगर फिगर अवेलेबल है तो आप देख के लिख सकते हैं, लेकिन शायद अगर ना अवेलेबल तो आपको पता नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ ये वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड्स वेरी करेंगे। लिखे फिगर्स अवेलेबल है, और शायद हमें भी यही चाहिए मार्जिनल कॉस्टिंग में। और सब एक्सचेंज रेट आपने कहां से लिख दिए? वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। फोर 550, 4875, 5850 एंड 5850। प्रोडक्शन सेम है इन 2 महीनों। नहीं, एक्सचेंज रेट अब गिवन नहीं यार, पाउंड अब रहने दे, पाउंड में ही सवाल कर लें आज, अब एक्सचेंज रेट तो है नहीं ना यार। वैसे ही जरा टाइपिंग एरर है, पाउंड्स में ही सवाल करें, ये पाउंड ही समझें इसे, एक्सचेंज रेट नहीं। जी सर, फिक्स कॉस्ट लिखे बगैर क्यों टोटल कर रहा हूं? वो टाइपिंग एरर हुआ मैं ख्वाजा साहब, यही तो बता रहा हूं। जी टोटल मार्जिनल कॉस्टिंग की बेस पे फाइनल करते जाएं चीजें। 7574 फिक्स कॉस्ट बिकम्स अ पीरियड कॉस्ट 8196 9900 फिर 9900। इसका भी टोटल इसलिए करने प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की जरूरत रहेगी आपको इनकम स्टेटमेंट में, तो टोटल कर दे जरा, या चेक कर लें 35570। देन सर उसके बाद थोड़ा सा कर लीजिएगा, स्पीड अप हो सके हम यार। बजटेड डेटर्स मैक्सिमम मेरे साथ ही करना है, बजटेड क्लोजिंग डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड स्टॉक सब निकालने हैं। बजटेड, so next is budgeted debtors. अब सर बजटेड डेटर्स, डेटर्स का मतलब रिसीवेबल्स, तो रिसीवेबल्स का मतलब एज ऑन फिगर्स कैलकुलेट होंगी सर, ये फॉर द मंथ कैलकुलेट होंगी या एज ऑन होंगी? जल्दी से हो जाए, जल्दी हो जाए। फॉर द मंथ या एज ऑन? नहीं सर, क्रेडिट सेल्स तो आ तो जाएंगे, वो तो इशू नहीं है, लेकिन पहले तो ये सोच लें एज ऑन। अब 4 महीने अगर हैं, ठीक है, तो हर महीने के एंड में जरा सोच लें 31 मार्च, फिर 30 अप्रैल एज ऑन,
31 मई सॉरी, और 30 जून, 31 मई। अच्छा, ये सबको समझ आ रही है? मैं जो 4 डेट्स लिखती है मैंने, मंथ एंड्स की बात कर रहा हूं। जी सर, 31 मार्च पे अब फुल कंसंट्रेट कीजिएगा, चीजें डेफिनेटली मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने जहन में सेटिंग फाइनल करें। 31 मार्च वाले दिन 2 महीने क्रेडिट पॉलिसी है। क्या 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 क्वेश्चन देखें, आप बता सकते हैं किस किस महीने के पैसे रिसीवेबल रह जाएंगे 31 मार्च वाले दिन? हेल्प करें, साल महीने के शुरू में स्टार्ट करें हम। ये जो ओपनिंग दिया हुआ है जनवरी और फरवरी का, क्रेडिट सेल के अगेंस्ट रिसीट होगी, तो जनवरी के पैसे मिल जाएंगे, मेक इट सिंपल, और फरवरी और मार्च के रह जाएंगे। तो फरवरी बेटा ये एज इट इज रिसीवेबल में आएगा 10,400, और मार्च की सेल आपने निकाली हुई है और सारी क्रेडिट सेल ही है। तो मतलब इसका क्या बना, आप सिंपली कैसे वर्किंग कर सकते हैं, 10,000, अब यकीन बेटा इसके लिए लेजर वगैरह बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर चीज आसान है तो शायद डोंट वेस्ट टाइम। 10,400 फरवरी वाला, और मार्च की सेल, हमने सेल बजट अब बनाया हुआ है, मार्च की सेल 17,520, 17,520। सिमिलरली अप्रैल के पे मार्च की सेल के पैसे और अप्रैल की सेल के पैसे रिसीवेबल हो जाएंगे, करते जाएं वर्किंग। अप्रैल की सेल के पैसे हैं 18396, फिर मई के एंड पे अप्रैल की सेल के पैसे, 2 महीने क्रेडिट पीरियड है ना असल में, और मई की सेल के पैसे रिसीवेबल होंगे 21,024। फिर जून के एंड पे मई की सेल के पैसे और जून की सेल के पैसे, अब सेल बजट से देख रहा हूँ इस फिगर्स, ओपनिंग मैंने ओपनिंग 10,400 मैंने बैलेंस शीट से देखा, बाकी सारा अपनी बजटेड फिगर से देख रहा हूँ 20586। 20586, प्लीज कहीं कंफ्यूजन है जरूर पूछें जी। जजाकल्लाह अहमद साहब। 27290, नेक्स्ट वन 17520 प्लस 18396, 35916, 18396 प्लस 212024, 39420, और फाइनली फिगर आ जाएगी 21024 प्लस 20586, 41610। देन इनका जरा एक टोटल कर लें, जरा बैलेंस शीट बनाने में आसानी हो जाएगी एज ऑन 30 जून। और जान दे यार अहमद शाह, खुदा के लिए यार वाकई टोटल कर लिया यार, कोई इंसान बनो यार। और इमरान साहब, सर जी ये क्या जुल्म हो रहा है यार? और सर जी, इमरान साहब, अहमद साहब, प्लीज सर जी सोचना भी है क्या। एज ऑन 30 जून बैलेंस शीट अगर बनाएंगे तो ये चारों टोटल होके आ जाएंगे यार, व्हाट्स गोइंग ऑन यार? सर जी क्या ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा बैलेंस शीट में 30 जून पे? मिस्टर अहमद, मिस्टर अहमद एंड मिस्टर इमरान साहब,
चलिए जज्बाती नहीं हो ना, सोचना है। इमरान अशरफ साहब, सर जी ना करें यार, बैलेंस शीट आइटम शुरू हुई हुई है। बैलेंस शीट एज ऑन, गौर से सुनिएगा मेरे वर्ड, 31 मार्च को अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये रिसीवेबल है, 30 अप्रैल में बनाएंगे तो ये रिसीवेबल है, मई के एंड में बनाएंगे तो ये रिसीवेबल है, जून के एंड में बनाएंगे तो ये रिसीवेबल है। और अगर आपने जून के एंड में बैलेंस शीट बनानी है तो एज ऑन ये होगा ना यार। तो काइंडली प्लीज एम रखें यार, जितना मर्जी को जज्बाती जिंदगी में करे, आपने सोच समझ के जज्बाती होना है। जी माय डियर, बजटेड क्रेडिटर्स में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, जिन चीजों पे टाइम लगाना है उस पे लगाएंगे। बजटेड क्रेडिटर्स वाइंड अप, 1 महीना क्रेडिट पॉलिसी है, क्या करूं, फुल कंसंट्रेट, ढूंढे डेटा, खुद से ट्राई मारें। परचेज के पैसे पेबल, परचेज के पैसे पेबल होते हैं, कैसे कैसे कैसे, क्या जो ओपनिंग बैलेंस शीट में फिगर आ रही है वो अब मार्च में मिल जाएगी, यस, क्योंकि पॉलिसी 1 महीने की है। देन उसके बाद जो परचेजेस हैं आपके बजट में भी हैं, सवाल में भी हैं, 80, 80, 85, लेकिन क्या ये इसी पीरियड की प्राइसेस के मुताबिक ही पे होंगी? यस, प्राइसेस क्या है अब, रॉ मटेरियल की 45 ईच, और एक एक महीने के पैसे ही पेबल होंगे, मार्च के पैसे अप्रैल में, अप्रैल के मई में, एक्सेट्रा। 80 into 45, कंफ्यूजन हो जरूर पूछें, आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन। 80 into 45, 3600 फिर आ गया, और फिर 85 हो गया, 85 into 45, 3825, और 3825। once again अगर आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 30th June will appear in the balance sheet 3825। everybody is clear, कोई confusion? देन बेटा आए इधर एक चैलेंज पे, स्टॉक। अच्छा, स्टॉक्स अब 2 तरह के, वर्क इन प्रोसेस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, और रॉ मटेरियल स्टॉक भी है, और फिनिश गुड स्टॉक भी है। मैंने वैसे बता दिया है आपको, लेकिन आपने अगर कंसंट्रेट ना किया तो मजा नहीं है फिर। जी माय डियर बिलाल अवेलेबल है? माय डियर बिलाल, मिस्टर बिलाल, जी रॉ मटेरियल स्टॉक्स 31 मार्च, बजट बना हुआ है, एक देखेंगे आप, बाकी करेंगे। क्लोजिंग रॉ मटेरियल के ये यूनिट्स हैं, इसमें 30 पुराने भी पड़े हैं, पुराने इन सेंस मार्च से पहले के। 110 की वैल्यू फाइंड आउट होनी है, 110। तो 30 का रेट कैसे आएगा, 30 को वैल्यू कैसे लगाएंगे, अगर एंड तक अभी भी पड़ा है तो 4320 ढूंढे बैलेंस शीट में, डिवाइड बाय 100 इंटू 30, और प्लस 80 इनटू 45। बता दें, बात समझ आ जाएगी? वन 10 यूनिट्स आर इन स्टॉक, और उसमें 30 का रेट पुराने वाला और 80 का करंट ईयर वाला, ये लिख लें। बाकी शायद मसला रिजॉल्व इसलिए हो गया है क्योंकि 30 फिर अप्रैल में कंज्यूम हो गए। तो सिंपली उसके बाद तो स्टॉक्स क्या रह गए,
115। बरफ सोच लें आप काइंडली, क्या पुराना स्टॉक खत्म हो गया है? सोच लें सोच लें सोच लें, लुक्स लाइक दैट खत्म हो गया है। और एक बात 100% आप ज़हन में रखिएगा, रॉ मटेरियल स्टॉक इज मेजर्ड एट परचेज कॉस्ट। मुझे फिर बात एक याद आई है, लेकिन बेटा अब तो बहुत बहुत काम हो गए हैं। फैल्कन में हमारा कॉन्सेप्ट अब मेरा ख्याल है बिल्कुल रिफाइन हो चुका है, हर एंगल से, स्टॉक्स के एंगल से भी खास तौर पे। 3 बातें फिर लिखें, हमेशा ज़हन में रखें हम, रॉ मटेरियल स्टॉक इज मेजर्ड एट परचेज कॉस्ट, लेकिन बहरहाल परचेज कॉस्ट डजंट मींस only purchase price. It may include non-refundable taxes, it may include carriage inwards, it may include transportation charges carriage inwards. तो एस स्टॉक को स्टोर रूम तक लाने के जो खर्चे होंगे, कस्टम ड्यूटी अगर इंपोर्ट किए तो परचेज कॉस्ट। सेकेंडली, वर्क इन प्रोसेस स्टॉक, या चले वर्क इन प्रोसेस से पहले ये अपने नोट करना प्लीज यार, ये अचानक मुझे याद आया, फिर एक दफा नोट करें। फिनिश गुड स्टॉक इज मेजर्ड एट प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है, और अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब बदल जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग है तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स ओनली, और अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स एज वेल एज फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और अगर वर्क इन प्रोसेस है तो प्रोपोर्शनेट प्रोडक्शन कॉस्ट, once again 100% कन्वर्जन, सॉरी 100% मटेरियल अक्सर और 60% कन्वर्जन। व्हाट इज द मीनिंग कन्वर्जन? प्रोडक्शन, लेकिन जरूरी नहीं मटेरियल 100% लग गया हो, प्रोपोर्शनेट जितने परसेंटेज अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। अब ये भी प्रॉब्लम है कि अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो प्रोपोर्शनेट प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली मींस सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। आई होप कि आपके ज़हन में फाइनली आ रहा है ये क्या कर रहा हूं मैं, अचानक क्या बातें शुरू हो गई मैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स, शायद कहना आसान है। काइंडली नोट करके वाइंड अप कर लें। मिस्टर अब्दुल अहद साहब इस वक्त अवेलेबल है? मिस्टर अब्दुल अहद बनाया हुआ ऑर्गेनाइजर? नहीं बनाया, टिका भी नहीं, तो फिर आखिर होने ही है, होना क्या ही देता हूँ। नहीं, एक मिनट नीचे देंगे, ऊपर होगा, छोड़ दें, रहने दें। रहने दें। आपको कॉल तो नहीं ना आई? 115 कोई कंफ्यूजन है? 5175 110 into 45 4950 105 into 45 4725 4725। जी इकट्ठे कर ली। सब इकट्ठे से एक चैलेंज अभी रहता है फिनिश गुड्स का,
फिनिश गुड स्टॉक्स, और ये जरा थोड़ा संजीदा चैलेंज है, इकट्ठे हो जाए काइंडली जरा, अगर कोई आगे पीछे रह गया तो मुझे बता दें, वेट का मैसेज कर दें, अगर कोई लिख रहा है तो वेट का मैसेज कर दें। चलें फिर सुने, मैं आइडिया दूंगा वंस अगेन, फिर कीजिएगा आप। फिनिश गुड्स का स्टॉक 100 यूनिट्स, कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है सर। 80 यूनिट सेल हुए, पहले कौन से सेल हुए होंगे? 110 में से 80 बिके होंगे, 100 में 30 ओपनिंग वाले और हिम्मत 70 मार्च की प्रोडक्शन वाले। अब ये प्रोडक्शन कॉस्ट से मल्टीप्लाई होने, कंसंट्रेट करना आपने फुल, ब्रेकअप पहले फाइनल कर लें। सिमिलरली अब ये जो ओपनिंग है, इसी ओपनिंग, ये ओपनिंग बना 84 यूज हुए, इसमें गेम है, ये आगे तक जानी है, ये खत्म नहीं हो रही बात। 84 का ब्रेकअप क्या बनेगा? 30 ओपनिंग वाले, 30 ओपनिंग वाले, कैलकुलेटर की जरूरत है। 54 कौन से वाले? मार्च के 70 में से। 16 कहां से बचे मेरे भाइयों? मार्च वाले। और 75 कौन से सारे बचे? अप्रैल वाले। क्या हो रहा है ये? किसी को समझ आया क्या हो रहा है? चलिए जरा बता दीजिएगा, असल में आपके मेरे सामने नहीं, आपके रिस्पॉन्सेस के बगैर गुजारा नहीं है। अब व्हाई दिस ब्रेकअप इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मार्च कुछ और है, अप्रैल कुछ और है, यूनिट्स प्रोड्यूस डिफरेंट हैं, तो हमें ये ब्रेकअप क्यों चाहिए? बना लें, फिर वर्किंग भी मेरे साथ कर लीजिएगा। 85 का ब्रेकअप अगर आप सोच के मुझे बता सकें यार, कंसंट्रेट करें जरा, बताएं ये 85 कहां कहां से बचे होंगे? 96 थे सेल, हिम्मत करनी पड़नी, गेम ऑन है। 16 पहले मार्च वाले सेल हुए होंगे, 96 में, 96 में, ठीक है ठीक है, 96 में से 16 खत्म हुए तो 80 रह गए। अप्रैल के हैं ही 75, तो 75 वो भी बिके होंगे। 5 कहां से बिके होंगे? मई से। कोई मेरे से एग्री कर जाएगा कि ये सारे के सारे अब मई वाले रह गए हैं? कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछें, आई विल ट्राई इंशाल्लाह, लेकिन शायद सोचने वाली इंडिविजुअल गेम है। देन ये 85 आगे गए, सेल देखें 94 है, तो पहले तो 85 सारे गए, 9 यूनिट्स और सेल हुए प्रोडक्शन ऑफ जून में से, तो क्या ये 81 जून वाला ही है सर? गॉट इट सर?
अगर अपनी वर्किंग में थोड़ा सा ब्रेकअप बना लेंगे तो जरा आसानी रहेगी, बाद में कभी नजर पड़े तो फौरन शायद याद आ जाएगा। लिख लें करनी, मैं वेट कर रहा हूं। जी जिशान साहब, बस वो बस यही ब्रेकअप रिक्वायर्ड था, मेरा ख्याल फिगर्स ठीक है आपकी। जी डियर, ब्रेकअप बन गया? ब्रेकअप फाइनल हो गया सर? चलो फिर स्टॉक की वर्किंग करें जरा सोच के, लेकिन ओपनिंग 30, अच्छा फिनिश गुड्स का स्टॉक है अभी, तो सवाल में से जरा ओपनिंग 110 यूनिट्स की अमाउंट भी ढूंढनी पड़नी है। जी ठीक लग रहा है सर, फर्स्ट जरा खतरनाक लग रहा है जरा। ये आवाज एसी में से आ रही है, बहुत शदीद आवाज आ रही है, तो इसको बंद करो फिर दूसरा चला लो। कौन सा? तो ये भी प्रॉब्लम कर रहा है। चले रहने दें बस, फिर अब खत्म हो गया, पहले तो काफी आवाज आ रही थी। नहीं नहीं नहीं, रहने दें, दोनों तो रहने दें। जी सर, ओपनिंग फिनिश गुड्स की अमाउंट थी 10450। नहीं जिशाना, आपकी फिगर ठीक नहीं लग रही, मेरे पहली फिगर ठीक नहीं लग रही। बहरहाल पता नहीं, मेरा ख्याल में, एक मिनट, लेट मी कैलकुलेट। तो 10450 फिगर्स देखनी है अब आपने मेरी, मैच कीजिएगा। एज ऑन 31 मार्च क्या करें? 10450 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 30 प्लस, अब एक वर्किंग में सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन शायद इसलिए कि बाद में सही समझ आ जाए। फिर 70 जो यूनिट्स बने थे उनकी कॉस्ट आई थी 7574। तो 7574 डिवाइडेड बाय, करने की जरूरत इसलिए नहीं कि ये 70 के 70 बच गए। जस्ट 1 मिनट प्लीज, ये मेरी वर्किंग में कोई अगर कंफ्यूजन है तो बता दो। नहीं ऐसा ना, आपकी फिर फिगर ठीक नहीं थी। हाँ आपकी ठीक है जीशान, आपकी ठीक है। ऐसा सब आपकी फिगर ठीक नहीं है। 10424। बाला, ये बात तो समझ आ गई, मतलब ये फिगर जिन सब हजरात को क्लियर होगी हाउ टू सॉल्व। सिमिलरली 30 अप्रैल पे वाले दिन, थोड़ी गेम है वैसे भी, 7574 डिवाइड बाय 70, इसमें से अभी भी अप्रैल के एंड पे, मार्च से रिलेटेड अप्रैल के एंड पे अभी भी कितने यूनिट्स पड़े थे? 16।
16 प्लस फिर अप्रैल के 75 के 75 एज इट इज रहेगा तो 8196 जरूर देखें 8196 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 75 तो 8196 डेफिनेटली ये मैं डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय सेम कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं है। 7574 डिवाइडेड बाय 70 into 16 7574 divided by 70 into 16 plus 8196 approximately 9927 और फाइनली 31 मई और 30 जून वाले दिन सिंपली कैसे वर्किंग हो जाएगी। ये फिर मई और मई का ही रह गए, लेकिन मई के सारे नहीं रह गए और जून के सारे नहीं रह गए। 900 है, फिगर सेम है, लेकिन 9900 डिवाइडेड बाय पहले होगा प्रोडक्शन ऑफ द मई इज 90 और स्टॉक लेफ्ट इज 85। सिमिलरली 9900 दोनों मंथ्स में सेम फिगर आ गई थी, प्रोडक्शन सेम थी, डिवाइड बाय 90 और मल्टीप्लाइड बाय 81 पहले फाइनल करना। 9900 divided by 90 into 85 9350 looks like 9350 and finally 9900 divided by 90 into 81 8910 होपफुली अब माइंड तेजी से चल रहा है। बहरहाल कोई कंफ्यूजन है, अब ये 10-15 मिनट है, कैश बजट बन जाएगा अगर आपने हिम्मत की तो। लिख लिया सबने? कोई लिख रहा तो वेट कर, मैसेज कर देना। चलें काइंडली फिर हिस्सा करें, कैश बजट की तरफ आ रहे हैं, स्पीड अप हो जाएगा। टाइम है, बिस्मिल्लाह पढ़ें। कंपनी का नाम एक दिया हुआ था KTU, कैश बजट, cash budget for each of the 4 months. What are the each of 4 months? March, April, May and June. March, April, May and June. Starting points, ओपनिंग बैलेंस किस चीज का यार, ढूंढ जरा यार, ओपनिंग बैलेंस किस चीज का यार, स्टॉक का या कैश का? 6790 कैश का, 6790। देन उसके बाद बेटा रिसीट्स, फर्स्ट मार्च का बैलेंस बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस सारे बैलेंस शीट में दिए हैं। रिसीट्स जी, अब ये बात फिगर सॉल्व हुई नहीं है, आप अगर ढूंढ लेंगे तो फिगर सारी सॉल्व हुई नहीं है, कैसे रह नहीं। फ्रॉम कस्टमर्स, ढूंढ दें ढूंढ दें ढूंढ दें जी, फ्रॉम डेटर्स, मार्च में किस महीने के पैसे रिसीव होंगे, फुल कंसंट्रेट।
ओपनिंग बैलेंस शीट देखें, जनवरी वाले मार्च में, जनवरी वाले ढूंढे, जनवरी वाले मार्च में 2-2 महीनों की पेमेंट है। जनवरी वाले मार्च में नहीं बेटा, जनवरी वाले 10,400 नहीं यार, वो फरवरी वाले हैं। मिस्टर ख्वाजा 7680। फरवरी वाले अप्रैल में 10400, 2-2 महीनों का गैप है। मार्च की सेल के पैसे ढूंढे 17520। जून में अप्रैल की सेल के पैसे, और बेटा ऑब्वियस सी बात है जून के एंड पे मई और जून के पैसे पर रिसीवेबल हैं, जो मिले नहीं है वो रिसीवेबल हैं, जो मिल गए हैं वो लिखे जा रहे हैं 2 महीने की पॉलिसी के मुताबिक। फाइनल है सर ये बात? एक जरा ढूंढे, लोन की रिसीट भी है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, लोन की रिसीट भी है। स्पीड अप हो प्लीज। मई में है, तो मई में लोन तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी है। कैश डेबिट, तो कैश डेबिट मई में इसलिए आया, 1 मई को लोन आना। और रसीद शायद कोई नहीं है, एक दो लाइनें रख लें जरा, अगर कोई नजर आ गई तो देख लेते हैं। पेमेंट्स की तरफ आ जाएं, पेमेंट्स फॉर क्रेडिटर ढूंढें, आसान है, प्लीज वाइंड अप करें। 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है, तो ओपनिंग किस महीने में आएगा? मार्च में। 3900 ढूंढे, ओपनिंग से आ रहा बैलेंस शीट से। फिर बाकी फिगर्स आपके पास क्रेडिटर्स में आ रही हैं। मार्च के क्रेडिटर्स को पे कर देंगे अप्रैल में 3600, फिर 3600, देखें 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 गौर से। और 3825 जो है मई की परचेज, वो अप्रैल में, मई की परचेज जून में पे होगी, और 1 महीना पेबल रह जाएगा 3825 वाला, जून वाला। देख लें फिगर्स मैच करती है मेरे से? एग्रीड है? माय डियर एग्रीड है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बाकी पेमेंट्स आप ढूंढे, फिर आप बाकी ढूंढे, ढूंढ ढूंढ के बताएं। जी, तरतीब से बेटा अब्दुलरहमान अगर करेंगे तो शायद पहले परचेजेस के बाद वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड। ओवरहेड्स जिस महीने के हैं, वेजेस ओवरहेड्स जिस महीने के उसी महीने में पे हो रही हैं, तो शायद फिगर्स इजीली आइडेंटिफिएबल हैं। 4500, 4550, 4875, इनका पेबल भी कोई नहीं ओपनिंग आ रहा। 5850, 5850, 5850। ठीक है इसका आंसर। फिक्स्ड ओवरहेड्स, $1200 कांस्टेंट है। डेप्रिसिएशन फिर अलहदा दी हुई है, मेरे ख्याल में माइनस करने की जरूरत नहीं, वो अलहदा फिगर गिवन है। इसके बारे में लिखा हुआ है पेड इन द मंथ इन विच दे आर इंकर्ड। एग्रीड है फिक्स्ड ओवरहेड्स? पेमेंट्स मैं नेगेटिव कर रहा हूँ। मशीन, एक मशीन आनी है, किस महीने में पेमेंट लिखूं? ढूंढे, पेमेंट के एंगल से किस महीने में लिखूं? आनी मई में,
पेमेंट है जून में 1112, 1112,000। सिमिलरली डिविडेंड किस महीने में लिखूं जो इंटरम डिविडेंड है? जून में, ठीक है, 12,500। मिस्टर बिलाल गायब है सर, मिस्टर अहमद भी गायब है, ठंडे पड़ गए हैं सर। जी माय डियर, और कोई पेमेंट? डेफिनेटली डेप्रिसिएशन है, लेकिन पेमेंट नहीं। और इंटरेस्ट भी देख लें, इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं है। अक्रू तो उसने होना है, लेकिन पेमेंट सितंबर ऑनवर्ड्स है, तो हमने जून तक वर्किंग करनी है। क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल। क्लोजिंग बैलेंसेस मंथ वाइज 4820 आई थिंक। करे करे सॉल्व। क्लोजिंग ओपनिंग बनाना ना भूलें। 4820। अप्रैल का हो जाएगा 5545, 5545। क्लोजिंग हो जाएगा 132,415। बीच में एक लोन भी है 415। 415, 132,415। फाइनल आंसर बताएं। बहरहाल अगर कभी नेगेटिव आ जाए तो प्लीज परेशान नहीं होना, मेरा ख्याल है बल्कि आपको शायद क्वेश्चन याद आए। टेनिस ट्रेडिंग नेगेटिव डेफिनेटली मींस बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश एंड बैंक। और फाइनल आंसर आप बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, 15436। बैलेंस शीट अगर बनाएंगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन अपीयर होगा। जी माय डियर, ओके। इकट्ठे हो गए सारे? फौजी साहब, मेरा ख्याल है ये डी और डी रिक्वायरमेंट जो है ना, ये हम कल मिलके कर लेंगे। आप लोग ये तो मतलब लेकिन मैं असल में बैलेंस शीट अपने साथ बनाना चाह रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट तो आप बना लेंगे, लेकिन मेरे साथ कीजिएगा डी रिक्वायरमेंट। आप लोग होमवर्क के तौर पे ना, वो जो मैंने क्वेश्चन का है बजटिंग का, चैप्टर के 45 पेज पे, आप लोग कर लीजिए, उस पर ध्यान दीजिएगा, उसको जरा फोकस कीजिएगा। पेज 45 ऑफ दिस चैप्टर पे दिखाओ। दो सवाल पहले मैंने रिवाइज करने को कहे हैं। डबल क्राउन की स्टोरी सही रिफ्रेश कीजिएगा, इंक्लूडिंग वो जो कंटीन स्टोरी थी, और वो जो क्रिस्टल में सेल्स टैक्स वगैरह की स्टोरी पहले पूरी रिवाइज करनी है। अगर आपने कोई भी सवाल पूछा डबल, ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ घर के लिए, तो मेरा ख्याल है इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि आपकी शायद रिवीजन सही नहीं हुई, वरना असूलन शायद सवाल बनता नहीं है। ऑफ कोर्स अगर कोई रह जाएगा तो जरूर पूछेगा, लेकिन बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि लॉजिकली कोई ऐसी अब चीज है जो आपने पहले सुनी ना हो। सेल्स टैक्स की गेम काफी ज्यादा खतरनाक है। सेल कैसे आनी है, परचेज कैसे आनी है, फिर पेमेंट कैसे आनी है, रिसीट्स कैसे आनी है, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, ये सारी चीजें आप जरूर पहले रिवाइज कीजिएगा। बातें हुई थी पहले, सोच के ध्यान से फिर जेहन में रख के वर्किंग कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग घर के लिए वही रखें।
बाकी इंशाल्लाह ये कल मिलके कर लेंगे। तो अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अवैस जट साहब, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। क्या ये बात लाउडली क्लियर है मिस्टर अवैस जट? ना कर यार, घर भी तो पढ़ना ही है, क्या हो गया है? छुट्टी करके भी तो पढ़ाई करनी है यार। तो मिलके पढ़ लेंगे। अल्लाह हाफिज।